आपका आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, नोट निर्गमन के बाद वहीं से सवाल बनता है, उसको पढ़ लेंगे तो आरबीआई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट? अगला वो है आपका आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, साख नियंत्रण करना। अंग्रेजी में कहेंगे टू द क्रेडिट ऑफ कंट्रोल, टू द क्रेडिट ऑफ कंट्रोल। कैसे साख को नियंत्रण करता है? अब साख क्या होता है जरा बताएं, किसको कहते हैं साख? साख कहते हैं, जैसे मान लीजिए, समझने का प्रयास करिएगा दो तरीके से। पहला तरीका कि मान लीजिए अगर हम आपके पास प्रस्ताव दें कि सोच रहे हैं हम एक गाड़ी खरीदें, 4 चक्का लें, कार खरीदें, तो आप सीधा कहेंगे सर मारुति का गाड़ी, आप सर टाटा का गाड़ी, आप कहेंगे सर होंडा का गाड़ी, कोई भी नाम। आपने जो भी नाम लिया वो क्या है? उसका साख है। साख को एग्जैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं गुडविल, गुडविल। या दूसरे अर्थ में समझ, मान लीजिए कि हम आपके पास अभी क्लास ले रहे हैं आपका, और अचानक हमने कहा कि अरे गलती से मेरा पर्स छूट गया, क्या आप लोगों में से कोई हमें 500 रुपया देंगे? अगर आप हमें 500 रुपया देते हैं तो मेरा साख क्या है? अच्छा है कि आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा, देंगे ना। तो जो आपने वहां पर कंपनी का नाम लिया वो उसका साख है। मतलब क्या? साख का मतलब है कि वो आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है उस गाड़ी के प्रति उसको फुलफिल करता है, वही तो साख है। जिस प्रकार से उस गाड़ी हमारे जैसे व्यक्ति का साख आपके बीच में है, ठीक उसी प्रकार से देश का साख होता है कहां पर? विदेशों में, वर्ल्ड के अन्य व्यापारिक क्षेत्रों, देशों में जिसके साथ हम व्यापार करते हैं। साख क्या होगा कि अगर भारत के नाम पर कोई व्यापार करता है तो अन्य देश को ऐसा होना चाहिए कि भारत हमें पैसा रिटर्न कर देगा, यही तो साख है। तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई किस आधार पर नियंत्रण करता है? तो आरबीआई इसी को साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को जारी करता है। मौद्रिक नीति को जारी करता है। इस मौद्रिक नीति को जारी करने के लिए आरबीआई दो चीजों को अपनाता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए। मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई दो, एक लॉन्ग टर्म एलटी लिख दिए हैं और दूसरा शॉर्ट टर्म। जब आरबीआई को अधिक समय के लिए नियंत्रण करना होगा तो जो तरीका अपनाए वो आगे बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नियंत्रण करने के लिए अलग तरीका निकालता है। लॉन्ग टर्म को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है? खुले बाजार की क्रिया या ओपन मार्केट सिस्टम क्या करता है? खुले बाजार की क्रिया या ओपन मार्केट सिस्टम। एक ही तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जो है वह नियंत्रण करता है। अब आपको क्या नियंत्रण करता है? आरबीआई इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? जब बाजार में वस्तु का मूल्य बढ़ जाए और पैसे का वैल्यू कम हो जाए, घट जाए, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है, यह 1.5-2 घंटे का लेक्चर है इस पर।
तो मुद्रास्फीति, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, स्फीति का मतलब कमी, तो मुद्रा का कमी नहीं, मुद्रा के वैल्यू में गिरावट होना, कमी होना, उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जब सर आरबीआई कर ले तो क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं मौद्रिक नीति, देश का साख को बचाना। लेकिन कभी कभी आरबीआई जो है बाजार को स्थिर करने के लिए, बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाने का भी प्रयास करता है। किन किन कारणों पर, तो वो मुद्रास्फीति के समय चर्चा करेंगे। तो इस खुले बाजार की स्थिति में क्या करता है, जैसे हमने भी कहा मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रा जो है उसके वैल्यू में कमी था। जब मुद्रा के वैल्यू में कब कमी होगा, जब सभी के पास क्या हो, मुद्रा अधिक हो और वस्तु कम हो, या कह सकते हैं बाजार में पैसे की अधिकता होना क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो समझिएगा बात, बाजार में अधिक पैसा है तो वस्तु का क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगी, बाजार से पैसे को मंगा लेगी, खरीद लेगी, ले आएगी। तो कहिएगा बाजार से पैसे कैसे मंगाइए, तो लॉन्ग टर्म के लिए खुले बाजार की क्रिया के रूप में, ओपन मार्केट सिस्टम के रूप में आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति, सरकारी मतलब गवर्नमेंट, और प्रतिभूति का मतलब शेयर, अंश, हिस्सा, सरकारी प्रतिभूति को बाजार में छोड़ देता है या बेचने लगता है। अब सरकारी प्रतिभूति तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी, गेल, सेल, एसबीआई, आरबीआई, इस संस्था का अगर शेयर बाजार में छोड़ दिया जाएगा तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उस शेयर को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। हम आप नहीं करते हैं कारोबार तो हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो क्या करेंगे, सरकारी कंपनी का शेयर उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का शेयर क्या कर लिया, खरीद लिया। अब 10,000 रुपये का शेयर वह जब हायर कर लिया, खरीद लिया, तो आरबीआई क्या किए, उसको 10,000 रुपया का शेयर दिया और उससे क्या ले लिया, 10,000 रुपया ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब जब 10,000 रुपया उससे ले लेता है तो उस व्यक्ति के बारे में अब सोचिएगा, अगर वह व्यक्ति 10,000 से शेयर को नहीं खरीदा होता तो 10,000 उसका परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता जो थी, परचेजिंग पावर, वह बढ़ा था ना, पहले बढ़ा था। और जब 10,000 परचेजिंग पावर बढ़ा हुआ था तो जैसे ही उसके पास इच्छा बनेगी तो वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उस 10,000 को आरबीआई ने क्या कर लिया, ले लिया तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, गिर गया। और परचेजिंग पावर गिर गया तो वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत, तो यह था लॉन्ग टर्म से। तो समय समय पर आरबीआई क्या करती है, विभिन्न, जब लॉन्ग टर्म के लिए उसे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना हो, साख नियंत्रित करना हो, तो सरकारी प्रतिभूति का खरीद और बिक्री कब, जब इन्फ्लेशन बढ़ाना होगा, खरीद कब, जब इन्फ्लेशन घटाना होगा। तो सरकारी प्रतिभूति का खरीद और बिक्री करके ओपन मार्केट सिस्टम के माध्यम से लॉन्ग टर्म किस पर नियंत्रण करता है, साख पर नियंत्रण करता है। ऐसा करते हैं, आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट करें, हम पुनः आपको बता देंगे, या नहीं तो पीडीएफ वगैरह तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @ARMBHRM, क्या है, @ARMBHRM। कोई दिक्कत, इस टेलीग्राम चैनल पर आप आकर जुड़ जाएंगे तो डेली का डेली करंट भी मिलेगा और जो भी बात होगी वो हो जाएगा यहाँ से, जो भी पीडीएफ हो गया। चलिए, @ARMBH। तो लॉन्ग टर्म के लिए यह नियंत्रण करता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कई सारे चीज को लाकर शामिल कर देता है। कई सारे चीज क्या कर देते हैं, तो आते हैं, ये समझ गए ना। चलिए अगला है, उसमें आ जाएगा आपका पहला CRR,
या ऐसे लिखे ना, BR, BR का फुल फॉर्म होगा बैंक रेट, बैंक दर हिंदी में। उसके बाद CRR कैश, अच्छा पहले लिख लेते हैं फिर फुल फॉर्म बताते हैं। SLR, CRR, SLR, RR, RRR, MSF, या नीचे ना दिखे तो MSF, यह शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए इतने चीज का प्रयोग करता है। BR बैंक रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, RR रेपो रेट, RRR रिवर्स रेपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद है PLR, इसी को बेस रेट भी कहते हैं। PLR प्राइम लेंडिंग रेट, जो आगे चलकर BR बेस रेट, आधार बेस रेट बन जाता है। इस तरीके से जो है वह RBI शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए कार्य को संपन्न करता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला आपका BR बैंक रेट, बैंक रेट समझिएगा। जैसे हमने अभी कहा कि अरे हमने पर्स भूल गया, हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है, नेक्स्ट क्लास में हम दे देंगे, कुछ 2, 4, 500 रुपया हो। लेकिन यदि हम यही बात आपको कहें, अगर हमने कहा कि 500 रुपये तो अधिकांश लोग, 200 रुपये तो अधिकांश लोग अपना हाथ खर्च, हाँ सर हम दे देंगे। लेकिन जैसे ही हम कहें कि हमें 1,00,000 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 9 के हिसाब से लोग जो हैं वो अपना हाथ खड़े करें। क्योंकि मन में सवाल आएगा कि अगर 1,00,000 रुपया देते हैं तो क्या वह हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं। मन में कई सारे सवाल उठेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम कह दें कि हम कागज बनवा लेते हैं, आपके पास कुछ जमा करते हैं, हमें दें, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप देंगे, वही है बैंक रेट। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कॉमर्शियल बैंक को भी पैसे की आवश्यकता होती है। आप कहिए कि बैंक ही है तो पैसे की होती है। मान लीजिए आज बैंक 100,000 करोड़ की पूंजी है और उसे कहीं इन्वेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, वो लेगा RBI से। तो जब कोई, समझिएगा बैंक रेट क्या है, जब कोई कॉमर्शियल बैंक RBI से लॉन्ग टर्म के लिए, RBI से लॉन्ग टर्म के लिए ऋण लेता है, तो जिस दर पर RBI ऋण देगा उसी दर को बैंक रेट कहेंगे। पुनः समझिएगा, बैंक रेट वह दर जिस दर पर RBI, वह दर जिस दर पर RBI क्या करे, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करे तो उस दर को क्या कहेंगे, बैंक रेट। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए वह तभी देगा जब कॉमर्शियल बैंक RBI के समक्ष कुछ न कुछ रखेगा पूंजी के रूप में। वह कुछ भी हो सकता है, हुंडी हो सकता है, बिल हो सकता है, शेयर हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है। जब तक रखेगा नहीं तब तक बैंक रेट पर ऋण नहीं मिलेगा। समझ गए? तो आप कहेगा इससे कैसे नियंत्रण, अगर मान लीजिए RBI उसको ऋण में पैसा देगा तो वो पैसे क्या करेगा, बाजार में छोड़ेगा। बाजार में पैसे को छोड़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कहेगा नियंत्रण कैसे, तो नियंत्रण कैसे करेगा, मान लीजिए बैंक रेट 5% था, या मान लीजिए बैंक रेट 6% था, तो 6% पर वह लेगा और 7% पर बाजार में क्या करेगा, छोड़ेगा।
लेकिन अगर इसके रेट को बढ़ा दे, 7 कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, तो जितना पहले कमर्शियल बैंक ऋण लेता था उतना लेगा? नहीं लेगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब जब 1.5 से 2 माह पर मौद्रिक नीति जारी करती है तो बैंक रेट बढ़ना या घटना देखिएगा लिखा जाता है। हो गया बैंक रेट। अगला है वो है आपका CRR या आपका हो जाएगा कौन सा? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। कोई दिक्कत? पूछता है इसका फुल फॉर्म, कई बार पूछा है। तो आइए कैश रिजर्व रेशियो को समझते हैं। अब देखिए CRR क्या है, घर से ही समझिए। देखिएगा कोई भी व्यक्ति हो, सुनते हैं ना कि इमरजेंसी के लिए घर में कुछ पैसा रखा गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप भी अगर स्टूडेंट हैं, कहीं रह रहे हैं, तो आप भी जो पैसा घर से आपको आता है पूरा का पूरा पैसा जो है वो खर्च नहीं करते हैं कि कहीं कुछ इमरजेंसी ना हो जाए। वही चीज तो है CRR। वही चीज क्या है CRR? तो कॉमर्शियल बैंक, RBI कहती है कॉमर्शियल बैंक को कि इमरजेंसी के लिए, भविष्य के लिए आप क्या करें, कुछ पैसा केवल कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में नहीं, कैश के रूप में। क्योंकि मान लीजिए जैसे हमने कहा घर में आप कैश में 10,000 रखें, भले ही आपका जमीन 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, तो वो एट ए टाइम काम नहीं पड़ता है। काम एट ए टाइम क्या करता है? पैसा काम करता है। तो RBI कहती है कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंक कुछ या एक निश्चित राशि किस रूप में? कैश के रूप में। उसमें कैश के अलावा दूसरा चीज शामिल नहीं होगा। कैश के रूप में RBI के समक्ष रखे। किसके समक्ष? RBI के समक्ष रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? CRR। यहां पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक CRR का फुल फॉर्म और दूसरा यह रकम किसके पास रखा जाता है? RBI के समक्ष रखा जाता है। और इस रकम पर RBI किसी भी प्रकार का इस रकम पर RBI जो है वह किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देता है। कोई दिक्कत? चल अब आते हैं नेक्स्ट, वह है आपका कौन सा? SLR, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? जैसे हमने भी कहा कि कुछ कैश के रूप में और कुछ एसेट्स के रूप में आप रखते हैं कि इमरजेंसी बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? जमीन बेच लेंगे, कोई गाड़ी रखता है, कोई सोना रखता है, विभिन्न रूप में लोग रखते हैं। भगवान न करे किसी को ऐसा मुसीबत आए। तो यहां पर क्या रखना था? कैश। यहां पर कहती है इस रकम को छोड़कर, इस रकम को छोड़कर प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक एक निश्चित राशि, जो कौन निर्धारण करेगा? RBI, क्योंकि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI। एक निश्चित राशि किसी भी रूप में, यहां पर केवल कैश नहीं, किसी भी रूप में, एसेट्स के रूप में, एसेट्स मतलब सोने के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, कुछ कैश के रूप में, किसी भी रूप में किसके पास रखेगी? स्वयं वह बैंक अपने पास रखेगी। स्वयं वह बैंक अपने पास रखेगी। तो उससे हम या उस रकम को जो है हम क्या कहेंगे? उस रकम को कहेंगे SLR। क्या कहेंगे? SLR। कोई दिक्कत? अब यहां से 2 पॉइंट समझिएगा। एक, CRR में पहले 2006 ईस्वी तक, 2006 के बाद एक्ट लाया गया, 2006 ईस्वी तक सरकार ने क्या किया था? तो CRR का दर निर्धारित कर दिया था। 2006 ईस्वी तक CRR मिनिमम घटकर 3% और मैक्सिमम 15%।
मतलब आरबीआई अगर सीआरआर का दर निर्धारित करता तो इससे कम नहीं करेगा और इससे अधिक नहीं कर सकता था। लेकिन क्या होता है, 2006 ईस्वी में आरबीआई के नियम में परिवर्तन होता है और इस मिनिमम और मैक्सिमम सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? एसएलआर में भी वही होता है। 2007 ईस्वी में एसएलआर में था मिनिमम 15% और मैक्सिमम 40 मिनिमम 25, मिनिमम 25% और मैक्सिमम 40% तक एसएलआर को रखा जा सकता था। लेकिन 2007 ईस्वी में इस मिनिमम और मैक्सिमम सीमा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं एसएलआर के बाद आरआर, रेपो रेट। आरआर का फुल फॉर्म रेपो रेट। जैसे हमने अभी कहा 200-400 रुपया दो, तो आपके मन होगा कल रिटर्न कर सकता है, परसों कर सकते हैं, तरसों कर, मतलब काफी समय, 1 माह के अंदर, 15 दिन के अंदर पैसा क्या हो जाएगा रिटर्न। वही चीज यह है आरआर। जब कोई कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए ऋण लेता है, तो जिस दर पर आरबीआई उसे यह ऋण प्रदान करता है उस दर को क्या कहेंगे, आरआर कहेंगे। उस दर को रेपो रेट कहकर संबोधित किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला है रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। क्या है? आर आर आर। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 2006-07 के बाद जो है वह क्या था, इस दोनों 2006-07 14 तक कहिएगा कि इस दोनों के बीच में हमेशा 1% का डिफरेंस होता था। समझने का, अगर यह 5% होता तो यह 4 होता है। ये हमेशा आरआर से 1% कम होता था। कौन? रिवर्स रेपो रेट। लेकिन उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसके बाद आपका है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको ओवरनाइट ऋण कहकर संबोधित किया गया है। ओवरनाइट ऋण मतलब अचानक जो पैसे की जरूरत होती है वो वाली बात। तो जब किसी कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण की आवश्यकता होती है तो यह जो सीआरआर आरबीआई अपने पास रखता है ना, इस रकम के अनुसार आरबीआई उसे 24 घंटा के लिए ऋण देता है जब कमर्शियल बैंक को। तो जिस दर पर देता है वो कौन सा होगा, एमएसएफ। पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट वर्तमान में यही है, बेस ईयर या आधार वर्ष। प्राइम लेंडिंग रेट क्या था, कुछ ग्राहक जो होते हैं प्रत्येक बैंक के वो गुड ग्राहक होते हैं। गुड ग्राहक, अच्छा ग्राहक। जैसे मान लीजिए अगर कस्बा वगैरह में छोटे जगहों पर बैंक है तो मान लीजिए उसे, अब उसके पास क्षमता है दिन भर में प्रत्येक दिन 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का लेन देन करने का। वो कस्बा के आधार पर निर्धारित होता है। किसी कारणवश मान लीजिए उस बैंक को एक दिन अचानक 26 लाख, 27 लाख, मान लीजिए उसकी सीमा 25 लाख थी और किसी कारणवश उसे 26 लाख या 27 लाख का लेन देन हो गया। मान लीजिए कोई एक पार्टी ऐसा ही हो जिसका करोड़ रुपया जमा हो और वो जाए कि हमको 26 लाख रुपये निकालना है और उसका लेन देन का था ही सीमा कितना, 25 लाख रुपये। तो बैंक क्या कहेगा, क्या नहीं निकल देंगे? ऐसा बैंक नहीं कर सकता है क्योंकि उसका गुडविल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बैंक देखिएगा उसे क्या कहता है, थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको पैसा देते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा इंतजार करें तो क्या करेगा, दूसरे बैंक से या कहीं अन्य जगह से पैसे का इंतजाम करता है। तो वो किसके पास जाता है, अगर दूसरा बैंक ना हो उस जगह पर तो क्या करता है, वैसे व्यापारिक के पास जाता है जो व्यापारिक प्रत्येक दिन उसके पास कुछ न कुछ रकम रखता। तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दें, हम बदले में आपको कल परसों जमा कर देंगे। इसी को कहते हैं गुड कस्टमर। मतलब
कि विपत्ति में बैंक का साथ देना। तो अगर वह व्यक्ति विपत्ति में उसका साथ दिया तो बैंक को भी कुछ रिस्पॉन्स बनता है कि नहीं, कि उसको साथ दें। तब बैंक क्या करता है, उसके लिए सुविधा देती है कि अगर गुड कस्टमर है, वैसा कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकता है, या हम उदाहरण के लिए आपको समझाएंगे व्यावसायिक वर्ग, तो उसे क्या करती थी कि अन्य लोगों की अपेक्षा उसे ऋण कुछ न कुछ कम प्रतिशत पर मुहैया करवाता था। तो जिस प्रतिशत पर वह ऋण दिया जाता था उसी दर को क्या कहा जाता था, प्राइम लेंडिंग रेट। लेकिन यह प्राइम लेंडिंग रेट जो था पहले कॉमर्शियल बैंक स्वयं निर्धारित करता था, आरबीआई निर्धारित नहीं करता था। इससे बैंक को कुछ घाटा होने लगा। कुछ घाटा मतलब कि मान लीजिए कोई बैंक मैनेजर हो, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, अगर कोई वैसे लोग देख रहे हो तो सॉरी, पर हमारा काम समझाना है। तो बैंक मैनेजर ही निर्धारित करता है कि यह हमारा गुड कस्टमर है या हमारा बैड कस्टमर है। तो वहां पर क्या होता था, बैंक निर्धारित करता था दर। अब मान लीजिए कोई ऐसे मैनेजर हो जो हर को गुड कहने लगे और सभी को कम रेट पर देने लगे ऋण, हो सकता है बीच का जो प्रतिशत हो खुद रख लें, ऐसा हो सकता है। तो सरकार ने देखा इससे क्या हो रही है, आरबीआई ने देखा लॉस हो रही, तब उसने कहा कि प्राइम लेंडिंग रेट समाप्त करते हैं, बेस रेट लाते हैं। बेस रेट मतलब एक निश्चित दर हम निर्धारित कर देते हैं, उससे कम दर पर आप ऋण मुहैया नहीं करवाएंगे। तो पीएलआर के स्थान पर क्या गया, बेस रेट। जैसे मान लीजिए बेस रेट 8% है, तो पहले था कि 7 पर भी कॉमर्शियल बैंक दे सकता था, अब क्या है मिनिमम 8% से कम दर पर उसे नहीं दे सकता है। और कोई बच्चा दोस्त, तो इसी माध्यम से मौद्रिक नीति क्या कहता है, जारी किया। अब आते हैं वाणिज्यिक बैंक। क्या है, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक से कुछ विशेष सवाल नहीं बनता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। उसे हम लोग बैंक, जो नॉर्मली बैंक हम आप बोलते हैं, उसे ही कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। वाणिज्य बैंक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई लॉ के अनुसार इसे 2 वर्ग में बांटा गया, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और इसको कहते हैं नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो अब यह न है, लेकिन समझना है अनुसूचित बैंक किसको कहा गया है, कॉमर्शियल अनुसूचित बैंक या शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक किसको कहा गया है। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो आरबीआई एक्ट 2 अनुसूची 2 जो आरबीआई के अनुसूची 2 में जो बैंक शामिल है वह सभी बैंक क्या होगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंक होगा। वह प्राइवेट बैंक भी हो सकता है और सरकारी बैंक भी हो सकता है, जैसे आईसीआईसी बैंक भी हो सकता है, एचडीएफसी भी हो सकता है, एक्सिस बैंक भी हो सकता है, तो कॉर्पोरेशन बैंक भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, एसबीआई भी हो सकता है। कोई दिक्कत? जो अनुसूची 2 में नहीं है वो कौन आ जाएगा, गैर अनुसूचित बैंक। तब वर्तमान में भारत में कोई भी बैंक गैर अनुसूचित नहीं है, सभी बैंक क्या है, अनुसूचित है। बहुत पुराना किताब वगैरह उठाएगा तो 1-2 नाम मिल जाएंगे, वह है प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक। तो आप कहिएगा कि किस बैंक को अनुसूची 2 में शामिल करता है, तो वह बैंक
जो 3-4 चीजों का को दर्शाता है, आरबीआई को वचन देता है, उसे ही आरबीआई इसमें शामिल करता है। 3-4 चीज क्या? पहला, वह अपने ग्राहक के साथ चीट नहीं करेगा, कि उसके लेन देन में हेरा फेरी नहीं करेगा। ग्राहक कर लेते हैं, देखे ही होंगे, अभी हमारे यहाँ हुआ भी है, कई लोग पैसे लेकर चले गए, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता है। दूसरा, वो एक निश्चित समय पर अपना जो भी लेन देन है उसे आरबीआई को दर्शाएगा। तीसरा, वह जितना भी मौद्रिक पॉलिसी है उस पर कार्य को संपन्न करेगा। तो यह कार्य फुलफिल करने का अगर साइन कर देता है उनके फॉर्मों पर तो उसे शेड्यूल में शामिल कर देता है, नहीं तो उसे गैर शेड्यूल या नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो वर्तमान में भारत में एक भी नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल, जो भी कॉमर्शियल बैंक आप देखते हैं सभी किसमें है? इसी में शामिल होते हैं। अब इसको भी 2 वर्ग में बांट दिया है। 2 वर्ग में क्या क्या बांट दिया है? एक देसी बैंक और दूसरा विदेशी बैंक। अब आप विदेशी बैंक मतलब ये नहीं कि विदेश का बैंक आएगा, ऐसा नहीं है। देसी बैंक उस बैंक को कहा गया है जिसका मालिकाना हक देश के, भारत के लोगों के पास हो, जिसका मालिकाना हक देश के, भारत के लोगों के पास हो। अर्थात वह सरकारी बैंक भी हो सकता है और प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, जैसे एक्सिस बैंक। मतलब मालिकाना हक किसके पास हो? भारतीयों के हाथ में हो। विदेशी बैंक वो बैंक जिसका, बैंक को कहां का? भारत का ही हो, या जिसका मालिकाना हक विदेश के लोगों के पास या विदेशियों के पास अधिक हो। और इस आधार पर भारत के 2 विदेशी बैंक हैं, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। यह भारत के 2 विदेशी बैंक हैं। कोई दिक्कत? ठीक ना? मतलब 50+1% हिस्सेदारी अगर भारतीयों का होगा, डोमेस्टिक होगा, तो 50+1% हिस्सेदारी बाहरी का होगा तो विदेशी बैंक। तो यह था आपका शेड्यूल या नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत? अब आते हैं, वो है आपका आरआरबी।